मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जीएसटी को लेकर बताया डिप्टी कमिश्नर यशपाल सिंह ने छोटे व्यापारियों के बारे में विस्तार से। डिप्टी कमिश्नर यशपाल सिंह से खास मुलाकात। टैक्स से संबंधित जानकारियों के लिए वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। के पास बिल नहीं है या कहीं ना कहीं ई बिल जनरेट जो होता है वो नहीं होता है। देखिए, बिल और ई वे बिल दो अलग चीज़ें हैं जी। ई वे बिल बनेगा 50,000 से अधिक कीमत के माल के लिए। जी जी। लेकिन बिल हर माल के लिए ज़रूरी है। अगर मैं 40,000 का या 50,000 से कम कीमत का माल ला रहा हूँ और मेरे पास बिल नहीं है जी जी, तब उस पर तो कार्रवाई तय है। बिल तो होना आवश्यक है अगर माल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, बिल और माल मैचिंग होने चाहिए। तो जीएसटी में ये दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले तो माल के कागज़ हों और वो माल के साथ मैच करते हों। जी जी। और अगर 50,000 से ऊपर का सामान आप ले जा रहे हैं तो ई वे बिल होना आवश्यक है प्रत्येक परिस्थिति में। ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल और ई वे बिल दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर ई बिल में कोई खराबी आती है या ई बिल नहीं है और माल 50,000 से ऊपर है जी, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? वो माल सीधा जब्त होता है, जिसे हम कन्फिस्केशन कहते हैं। धारा 130 में सीधी कार्रवाई होती है और माल के मूल्य के बराबर और टैक्स का दोगुना एक साथ ही दिया जाता है। मान लीजिए 18% की दर है माल की और 100 रुपये माल की कीमत है। ऐसी स्थिति में 18 रुपये टैक्स बनता है। लेकिन माल कन्फिस्केट होता है बिना कागजों वाला माल और उस पर 124%, जो उदाहरण मैं अभी दे रहा हूँ, इस माल के मूल्य के बराबर और टैक्स के दुगने पेनल्टी वसूली जाती है। माल का भी मूल जो है वो और प्लस टैक्स का दोगुना। अगर ये तो बिना कागजों वाली स्थिति में स्पष्ट है। जी जी। कागजों के होते हुए भी ऐसा किया जा सकता है। मान लीजिए कागज फेक हों जी जी, या कागज सही डीलर से, नॉन एग्जिस्टेंट डीलर से संबंधित हों या वास्तविक स्वामी से ट्रेस ना हो रहे हों, ऐसी स्थिति में कागज होते हुए भी यही प्रावधान लागू होता है। अगर फेक कहीं से कागज बनाए गए हैं, कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने 2-3 चीज़ें अभी आपको बताई। इन केस पार्टी सॉर्ट आउट नहीं कराना चाहे किसी मसले को, तो उसमें पार्टी के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? उसमें पार्टी के ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारे कब्जे में माल होता है और अगर कन्फिस्केशन के अधिकतम सीमा 3 महीने है, 3 महीने तक वो मामला नहीं निपटता है तो उसके बाद विभाग स्वतंत्र है उस माल की बिक्री करके अपनी पेनल्टी वसूलने के लिए। बस यही होता है। माल जब्त करके पेनल्टी। जी सर एक सवाल और करना था मेरे को। अभी आप बता रहे थे वो 101 धारा का बता दीजिएगा। 129 किन लोगों के ऊपर धारा लगेगी, 130 किस पर लगेगी? देखिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला मैं नहीं बता सकता। मैं सिर्फ दृष्टांत बता सकता हूँ जी जी कि 129 सामान्यता है, बिल भी ठीक है जी, ई वे बिल भी ठीक है, कोई तकनीकी त्रुटि है। ठीक है। बिल और ई वे बिल में कोई डिस्क्रिप्शन में अंतर आ गया या बिल से अलग माल निकल आया या बिल से ज़्यादा माल निकल आया, लेकिन वो माल किसी बोनाफाइड डीलर ने किसी दूसरे बोनाफाइड डीलर को या किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, ट्रेसेबल अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, मतलब कि माल का स्वामित्व तय हो रहा है। ऐसी स्थिति में सामान्यतः 129 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। और 130 में जहां माल किसी बोनाफाइड डीलर से ट्रेस ना हो रहा हो, माल के कागज ना हो या प्रपत्र जाली हो या सीधा स्पष्ट दिख रहा हो कि माल का परिवहन करार पंचन के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो कि आदेश में स्थापित करना होता है, ऐसी स्थिति में 130 के अंतर्गत कार्रवाई। अच्छा सर, जैसे कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं, ज़्यादातर आपके ऑफिस भी वहीं पर ही हैं, तो क्या अगर कोई गाड़ी उत्तराखंड से चलकर उसकी जानकारी हमें बाद में मिलती है कि उत्तर प्रदेश में गाड़ी चली गई, क्या उस गाड़ी को पकड़ा जा सकता है? नहीं, उत्तराखंड के अधिकारी ऐसी गाड़ी को नहीं पकड़ सकते। या तो केंद्रीय माल और सेवा कर के जो अधिकारी हैं उनका क्षेत्राधिकार, वो अपने क्षेत्राधिकार में, उनका क्षेत्राधिकार राज्य की सीमाओं में नहीं बंधा होता। जी जी। मतलब उनके जो जोन्स हैं वो एक राज्य से दो राज्यों के बीच में ही बटे होते हैं। या तो वो कार्रवाई कर सकते हैं या संबंधित राज्य के अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य का अधिकारी राज्य के बाहर माल या गाड़ी पे कार्रवाई नहीं कर सकता। और एक बात आपने बताई कि जो उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, वो दूसरे जिले में उत्तराखंड में ही जाकर कोई भी गाड़ी पकड़ सकते हैं? जो केंद्रीय कर के जो अधिकारी हैं नहीं, दूसरे राज्य में नहीं पकड़ सकते। दूसरे जिले में सर? हाँ, उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में कहीं भी जाकर पकड़ सकते हैं। ये नियम अभी आया है? हाँ, करीब महीना भर हो गया, महीने से ज़्यादा ही हो गया, महीना 1.5 महीना हो गया।
तो सर अभी तक आपने जो अभी ये स्थिति है, 1 महीने पहले अधिकारी दूसरे जिले में जाकर पकड़ सकते हैं, कितना सुधार हुआ है इसमें? कितनी पहले से अधिक गाड़ी पकड़ पाए? मैं आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी जी। हमारी आशा रोड़ी सचलदल इकाई है, वो मेरे जी, जी। क्षेत्राधिकार में है, और 2 इकाइयाँ हैं मेरे पास। जी विकास। एक विकास नगर है। जी दोनों के अपने अपने इलाके बटे हुए हैं, दोनों के अपने अपने टारगेट्स बटे हुए जी। हैं, दोनों के अपने अपने जांच के लक्ष्य निर्धारित हैं। आशा रोड़ी का औसतन संग्रह 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है सर। पिछले महीने से जब से व्यवस्था आई है, आशा रोड़ी पे हमने 1 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया है, डबल के करीब। डबल हो गया है। ये प्रभाव सीधा दिखता है। जी। तो अगर आप जो प्रभाव पूछेंगे तो पहला प्रभाव तो यही, मैं आपको जो द्रष्टव्य प्रभाव है जो दिख रहा है वो ये है। इसी तरीके से मेरे क्षेत्राधिकार में भी कोई भी आके गाड़ी, उसको सूचना हो ना भी सूचना हो, वो आके गाड़ी पकड़ सकता है। तो अब क्षेत्राधिकार बढ़ने से निश्चित तौर पे कार्यक्षमता में बढ़ोतरी तो होती है, जी जी। ये तय है। धन्यवाद सर। चोरी भी होती है सर। बिल्कुल। धन्यवाद। बल्कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनका भी क्षेत्राधिकार पूरा बढ़ाए जाने की बात चल रही है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा वो भी जल्दी। मोबाइल तो हुआ कि मोबाइल तो चलती गाड़ियों तक सीमित है, इन्वेस्टिगेशन तो सब कुछ कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो फैक्ट्री में जाके, घर में जाके छापेमारी की कार्रवाई, तो वो भी क्षेत्राधिकार बढ़ाने की बात हो रही है कि वो एक क्षेत्राधिकार तक क्यों सीमित रहें। जब अधिकारी हैं, उनको अधिकार प्राप्त है, तो वो किसी भी जगह जाके ये कार्रवाई कर सकते हैं।